नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि विजेता सीरीज की 7वीं क्लास जो है आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है डियर, तो इस क्लास में से आपको जो है एग्जाम के अंदर हुबहू 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सेशन को करेंगे फटाफट से शेयर। चैनल पर पहली बार आप आए हैं, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, राजस्थान जीके से संबंधित क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो कर देंगे फटाफट से शेयर और लास्ट के अंदर आपको प्यार से कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी है। ओके डियर, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर क्या आता है, क्लास को शेयर जरूर करेंगे, लाइक भी आपको करके जाना है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, फटाफट से आंसर करेंगे कि 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है। बताएंगे, प्रश्न इंपोर्टेंट है। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है। आपने पढ़ा होगा विजय स्तंभ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विजय स्तंभ, आपने पढ़ा होगा। इसी विजय स्तंभ को कुंभा की कीर्ति का बखान करता है। ये विजय स्तंभ जो है कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं कीर्ति स्तंभ। ठीक है, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, अपन कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। अब आपको बताना है कि कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने किस उपास्य देव को समर्पित किया है। तो ये समर्पित किया है क्या, शिव, हनुमान, गणेश या फिर विष्णु। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जो है कुंभा जो है अपने किस उपास्य देव को समर्पित करते हैं, तो किया है तो इसको विष्णु को किया है। किसको, विष्णु को किया है। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है, तो वो उपास्य देव आपके आ जाएंगे कौन से, विष्णु। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न जो है आपका क्या आता है, बताएंगे डियर। यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। भाई जूनागढ़ दुर्ग आपके कहाँ पर ये आ जाएगा, क्या अजमेर में स्थित है, क्या बीकानेर में है, जैसलमेर में है या फिर आपका जोधपुर के अंदर आता है। भाई अजमेर में तो अपन पढ़ते हैं तारागढ़ पढ़ते हैं, अजमेर तो आपका नहीं होगा। बीकानेर जैसलमेर में अपन सोनार किला पढ़ते हैं ना। जोधपुर में आपका आता है मेहरानगढ़ का किला। तो जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, ये आता है आपके कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर आता है, बीकानेर के अंदर आता है। ऑप्शन बी क्या है डियर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पूछे आपसे जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो ये बीकानेर के अंदर आ जाता है। इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था महाराजा राय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, महाराजा राय सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इसको अपन कह देते हैं जमीन का जेवर। इसको जूनागढ़ दुर्ग को अपन जो जानते हैं किस नाम से, जमीन के जेवर के नाम से इसको जानते हैं। राती घाटी का किला इसको कहा जाता है ना। कौन सा किला, राती घाटी का किला भी इसको कहा जाता है। चले आगे। अगला प्रश्न जो है आपके सामने क्या आता है डियर, देखो इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है ना। क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न जो है क्या है, राजस्थानी संस्कृति में है ना, कौन सी संस्कृति में, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है। बताओ भैया, राजस्थानी संस्कृति के अंदर जानोटन क्या है। एक प्रकार से लोकगीत है क्या, भूमि का माप है या फिर वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है या फिर एक कृषि कर है। बताओ जानोटन क्या है, एक प्रकार से लोकगीत, भूमि का माप, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है या फिर एक कृषि कर है। क्या है जानोटन, प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला एक भोज है। ओके, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर है। जानोटन क्या है, यदि आपसे पूछे तो इसका आंसर करके आना है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। ठीक है डियर, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके सामने, देखिएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है। भाई प्रश्न इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, प्रश्न एग्जाम में छपेगा। जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है। भाई सवाई जगत सिंह को माना जाता है क्या, सवाई ईश्वरी सिंह को माना जाता है, सवाई माधो सिंह को माना जाता है या फिर सवाई प्रताप सिंह को माना जाता है। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर जो है डियर क्या होने वाला है भाई, जयपुर के इतिहास में तो किसे माना जाएगा, कला साहित्य संगीत का जो महानदाता है, महान आश्रयदाता माना जाता है, वो माना जाता है सवाई प्रताप सिंह को। किसको, सवाई प्रताप सिंह को माना जाता है। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, आगे चलेंगे। अगला देखो,
भाई बताएंगे यहाँ पर बूंदी की कजली तीज है ना, बूंदी का जो कजली तीज का मेला है कब भरता है, प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है ना। बूंदी का कजली तीज का जो मेला है कब भरता है। बात करें कजली तीज की तो इसे अपन क्या कह देते हैं, कजली तीज जो है इसको अपन सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। किस तीज के नाम से, सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। किस तीज के नाम से, बड़ी तीज के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी को अपन जानते हैं बूढ़ी तीज के नाम से भी। किस तीज के नाम से, बूढ़ी तीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये मेला जो है कहाँ पर बढ़ता है, कजली तीज का मेला ये आपकी बढ़ता है बूंदी में। बूंदी में ये आयोजित होता है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है भैया, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, कब बढ़ता है, ये बढ़ती है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब बढ़ती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है कजली तीज का मेला बढ़ता है। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है यहाँ पर कजली तीज का मेला बढ़ता है। कहाँ पर, बूंदी के अंदर। इसी को अपन सातुड़ी तीज, बड़ी तीज और बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। ओके डियर, अब बात करें यहाँ पर आया है श्रावण शुक्ल तृतीया। क्या आया है, श्रावण शुक्ल तृतीया की बात करें तो इस दिन आपके आती है छोटी तीज। ठीक है, कौन सी तीज आती है, छोटी तीज आती है। इसी को अपन कहते हैं हरियाली तीज के नाम से भी इसको जानते हैं। कौन सी तीज के नाम से, श्रावणी तीज के नाम से भी इसको जानते हैं ना। कौन सी तीज, छोटी तीज को अपन जो है हरियाली तीज भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर छोटी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को यहाँ पर आती है। सॉरी, श्रावण शुक्ल तृतीया, हाँ ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आपके आती है श्रावणी तीज, या फिर इसको अपन कह देते हैं छोटी तीज। ठीक है, तो प्रश्न इंपोर्टेंट है। आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर क्या आता है डियर, देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में सियावा का घोर मेला, कौन सा मेला, सियावा का घोर मेला भरता है। बताएंगे भैया सियावा का घोर मेला कहाँ पर भरता है, आपके बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को कहा जाता है सुदीपों का शहर, या सिरोही, उदयपुर, या फिर पाली के अंदर। बताएंगे सिरोही के अंदर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आती है कौन सी, गुरु शिखर, जो कि कितनी ऊंची है भैया, 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, बांसवाड़ा को कहा जाता है शो द्वीपों का शहर। कितने द्वीपों का शहर, शो द्वीपों का शहर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। आपसे प्रश्न में पूछा है कि सियावा का घोर मेला भरता है कहाँ पर भरता है, ये भरता है आपके सिरोही में। कहाँ पर भरता है, सिरोही के अंदर भरता है। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। ओके डियर, निम्नलिखित में से किस जिले में सियावा का घोर मेला भरता है, वो जिला आपका आता है कौन सा, सिरोही। कौन सा जिला, सिरोही यहाँ पर आता है। ओके जी, अगला अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या आता है, बताएंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। बताएंगे, यहाँ पर पूछा है आपसे, ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है आपसे पूछा है ना। कभी कभी यहाँ पर इस प्रश्न के अपन गलतियां कर देते हैं कि गलत की जगह अपन सही करके आ जाते हैं। क्या करके आ जाते हैं, गलत की जगह सही करके आ जाते हैं, है ना भैया। तो यहाँ पर आपको बताना है भाई, क्या बताना है, गलत युग्म आपको बताना है। ठीक है, सीताबाड़ी का मेला क्या केलवाड़ा बारा में भरता है, क्या धींगा घंवर बेतमार मेला आपके जोधपुर में भरता है, क्या अन्नकूट मेला नाथद्वारा राजसमंद में भरता है, या फिर जसवंत पशु मेला यहाँ पर अलवर के अंदर भरता है। यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, चार क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन, चार प्रश्न आपके यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर भरता है, केलवाड़ा बारा के अंदर जो है ये भरता है। यहाँ पर ए ऑप्शन तो क्या है, यहाँ पर सही युग्म है। ठीक है, धींगा घंवर बेतमार मेला आपकी जोधपुर के अंदर भरता है, यह भी आपका युग्म सही है। ठीक है, अन्नकूट मेला नाथद्वारा राजसमंद के अंदर आयोजित होता है, यह भी आपका ऑप्शन सही है। लेकिन जसवंत पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है, अलवर में आयोजित नहीं होता है। जसवंत पशु मेले की बात करें तो ये आयोजित होता है आपके कहाँ पर, ये भरतपुर के अंदर है ना। कहाँ पर भरता है, ये भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पर, भरतपुर के अंदर जो है आपके जसवंत पशु मेला भरता है। यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है आपको ध्यान में रखना है, प्रत्यक्ष प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारा, दीघा गवर बेतमार मेला जोधपुर के अंदर, अन्नकूट मेला नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, और जसवंत पशु मेला कहाँ पर आपके भरतपुर के अंदर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या आता है, देखो भाई अगला प्रश्न है, बताओ तमाशा नाट्य शैली के विकास में किसका योगदान स्तुत्य है। राजस्थान में तमाशा नाट्य शैली के विकास में किसका योगदान स्तुत्य है, आपके बंशीधर भट्ट का, आपके महाराजा प्रताप सिंह का, सवाई जय सिंह का, या फिर उक्त कोई नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है डियर, फटाफट से बताएंगे। राजस्थान में तमाशा नाट्य शैली के विकास में किसका योगदान स्तुत्य है, तो ये आ जाएंगे आपके बंशीधर भट्ट जी। ओके, ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या आता है, बताएंगे यहाँ पर कि मंदिरों
तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले जो बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो कौन सा यहाँ पर वाद्य यंत्र आएगा। ठीक है, या ताशा है, या नौबत है, ढोल है, या फिर नगाड़ा है। बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा। मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर जो बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है ना डियर, वो कौन सा आएगा, वो आएगा आपका नौबत। ठीक है, नौबत वाद्य यंत्र यहाँ पर आ जाएगा। प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। ठीक है ना, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के द्वार पर जो बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, नौबत है। ओके जी, ठीक है डियर, अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं। बताएंगे बौद्ध धर्म से जो संबंधित पुरातात्विक अवशेष है ये कहाँ से मिले हैं। क्या नगर से, नलियासर, सांभर से, बेराट से, या फिर कालीबंगा से, या फिर अनुत्तरित प्रश्न होगा। भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष जो मिले कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं आपके बेरहाट जयपुर से। कहाँ से, बेरहाट से मिले हैं। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर। ये भी प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। ओके जी, आगे चलें। अगला प्रश्न जो है आपका क्या आता है भैया, अगला प्रश्न क्या है भाई, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है। बताएंगे चांदमारी ताम्र परियोजना जो है आपके राजस्थान के किस जिले के अंदर कार्यरत है डियर। इसका आंसर क्या होगा भाई, दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, या फिर पाली। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले के अंदर कार्यरत है भाई, ये झुंझुनू जिले के अंदर कार्यरत है। कहाँ पर, झुंझुनू के अंदर। ऑप्शन बी क्या होगा डियर, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चले जी आगे, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर प्रश्न पूछा है आपसे, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। क्या पूछा है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई आपसे पूछा है। ठीक है, यदि आपसे पूछे अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई किसकी, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई आपसे पूछे तो 4850 किलोमीटर आती है। कितने किलोमीटर आती है, 4850 किलोमीटर आती है कुल अंतर्राज्यीय सीमा। यदि आपसे पूछे कुल स्थलीय सीमा, यदि आपसे पूछे स्थलीय सीमा तो कितनी है, स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है डियर। कितनी है, 5920 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा आ जाती है। 4850 किलोमीटर आपकी अंतर्राज्यीय सीमा आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई की बात करूं तो क्या ये 1050 किलोमीटर है, क्या ये 1020 किलोमीटर है, ये 1010 किलोमीटर है, या फिर 1070 किलोमीटर है। बताएंगे डियर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो आती है वो कितनी आती है, 1070 किलोमीटर यहाँ पर आती है। ओके जी, ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर है। साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई और स्थलीय सीमा की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। ओके जी, अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या आता है डियर, देखो भैया प्रश्न इंपोर्टेंट है ना। किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की। बताओ भैया किस राजा ने जो है नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की है। क्या जयपुर के राजा राम सिंह, सैलुंगपुर के रावत केसरी सिंह, क्या आपके कोठरिया का रावत जोत सिंह है, या फिर शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डियर क्या होगा, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की है। कौन है वो, भगवंत आपके जो है कौन आ जाएंगे, इसका आंसर जो है क्या होगा, शाहपुरा के राजा आपके लक्ष्मण सिंह जी है ना। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी क्या है डियर, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके जी, सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की है, तो वो राजा आपके जो है कौन है, वो राजा है आपके शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है ना, आगे चलें। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है आपका, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम के अंदर छपेगा। ठीक है, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया है। बताएंगे यहाँ पर महाराणा जय सिंह, महाराणा सरदार सिंह, महाराणा भीम सिंह, या फिर महाराणा जगत सिंह द्वितीय। क्या होगा इसका आंसर डियर, क्या करेंगे, क्या होने वाला है, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया है, तो वो आपके आएंगे महाराणा सरदार सिंह जी। कौन से सिंह जी, महाराणा सरदार सिंह जी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है डियर, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को, आगे चलेंगे भैया। क्लास को जिसने शेयर नहीं किया है क्लास को फटाफट से शेयर करेंगे। ठीक है, क्लास को जिसने शेयर नहीं किया है क्लास को करेंगे फटाफट से शेयर। चैनल पर पहली बार आप हैं, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाई पाबूजी तथा डूंगरजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? भाई पाबूजी को कहा जाता है ऊंटों के देवता, ठीक है। ऊंटों के लोक देवता के रूप में किनको जाना जाता है? पाबूजी को जाना जाता है ना भैया। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय सबसे पहले किनको दिया जाता है? पाबूजी को ही दिया जाता है। ओके जी। पूछा क्या है? वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं इनके भोपे। बताओ एकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं क्या? मांदल का, रावण हत्ता का, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा रे? बताएंगे भाई रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है। सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बाबूजी तथा डूंगरजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ओके जी, आगे चलें। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। भाई कहाँ पर है? जो मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है ये कहाँ पर आता है? फलोदी जोधपुर में, सोजत पाली में, शेरगढ़ जोधपुर के अंदर, या फिर भगवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर? इसका आंसर क्या होगा डियर? मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा आपसे पूछे तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आता है भगवानपुरा, आपके भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ऑप्शन डी क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। बताएंगे हवा महल का निर्माण किसने व कब करवाया था? हवा महल की जो 5 मंजिलें हैं इसकी जो मंजिलों के नाम है फटाफट से क्रम से कमेंट बॉक्स में आप छापेंगे, ठीक है। हवा महल का निर्माण जो है किसने व कब करवाया था? कहाँ पर है भैया? ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। 5 मंजिला ये आ जाता है, कृष्ण के मुकुट के समान ये नजर आता है ना। ओके, इनकी 5 मंजिलों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से छापने हैं। अब बताइए इसका निर्माण कब और किसने करवाया है? सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया क्या? रानी सिसोदिया ने 1742 ईस्वी में करवाया क्या? सवाई जयसिंह ने 1787 के अंदर करवाया है, या फिर उक्त कोई नहीं होगा? बताएंगे इसका आंसर डियर क्या होगा? हवा महल का निर्माण तो करवाने वाले कौन है? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है। कब करवाया है भैया? 1799 के अंदर जो है इसका निर्माण करवाया था। 5 मंजिलों के नाम कमेंट में छापने हैं भैया आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। देखो अगला है आपका, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? भाई कालीबंगा सभ्यता आपके गगड़ नदी के किनारे है ना। गगड़ नदी के किनारे ये आपकी आती है कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर आती है। खोज इसकी 1952 में हुई थी, ना। खोज इसकी कब हुई है? 1952 के अंदर अमरनाथ घोष के द्वारा की गई थी। अब बताना है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है। क्या होता है? काली चूड़िया, है ना भैया। काली चूड़िया होता है। जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 5 स्तरों पर इसका उत्खनन कार्य किया गया था। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर जो है इसका उत्खनन कार्य किया गया था, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? क्या प्राकृतक, पाली, सैंधव, या फिर खैरोष्ठी? इसका आंसर क्या होगा? भाई सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। किस लिपि का? सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी क्या है आपका? करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सैंधव लिपि का प्रयोग यहाँ पर करते थे। ऑप्शन सी क्लियर है सभी को। आगे चलेंगे, प्रश्न इंपोर्टेंट है भैया, है ना। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई? कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया है? कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया है? चौहान है, गुर्जर प्रतिहार है, परमार है, या फिर गहलोत है? क्या आंसर होगा भाई? क्या आंसर यहाँ पर होगा भाई? पता है आपको गुर्जर प्रतिहार। क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर आपका होगा। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया है? तो वो आपके शासक आ जाएंगे गुर्जर प्रतिहार। कौन से प्रतिहार? गुर्जर प्रतिहार। क्लियर है सभी को? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपसे पूछा है भैया। क्या पूछा है? असत्य कथन आपसे पूछा है। बताओ विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया था क्या? भाई तारागढ़ का निर्माण करवाने वाले कौन है? बताएंगे आप। भाई चित्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, बिल्कुल सही कथन है। शपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी सी और डी आपका सत्य है, लेकिन ए आपका असत्य है, ठीक है। असत्य कथन आपसे पूछा तो असत्य आपका ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन होगा, विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण नहीं कराया था। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर छापना है कि तारागढ़ का निर्माण करवाने वाले कौन आ जाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कमेंट करेंगे। ओके, तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? कमेंट करेंगे। अगला देखो, अगला है यहाँ पर
प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? क्या युवराज, मंत्री, राजपुरुष या फिर रत्नी? क्या होने वाला है आंसर? इसका आंसर डियर क्या होगा भाई? राजपुरुष। क्या मिलता है यहाँ पर? उल्लेख किया गया है तो राजपुरुष यहाँ पर आंसर है। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर? प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? राजपुरुष यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है भाई? 1936 से लेकर के 1937 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? कौन संबंधित नहीं है पूछा है आपसे? भाई जमनालाल बजाज संबंधित है, करपूचंद पाटनी संबंधित है, हीरालाल शास्त्री संबंधित है, लेकिन अश्लेश्वर प्रसाद क्या होगा? संबंधित नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो अचलेश्वर प्रसाद जो है यहाँ पर संबंधित नहीं होंगे। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है। ओके डियर, आगे चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? अगला प्रश्न जो है आपका क्या आ जाएगा? रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा थी, बताओ भी सागड़ी प्रथा थी क्या थी? ये विवाह की एक प्रथा थी क्या? विशेष प्रकार की लाग थी या फिर लगान वसूली का एक प्रकार था या फिर बंधुआ मजदूर प्रथा थी? बताएंगे यहाँ पर सागड़ी प्रथा एक बंधुआ मजदूर प्रथा थी डियर। कौन सी प्रथा? बंधुआ मजदूर प्रथा थी। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर है। विशेषकर बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बंधुआ मजदूर प्रथा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है? प्रश्न इंपोर्टेंट एग्जाम में छपेगा भैया, एग्जाम में छपेगा। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है? क्या जेतसर गंगानगर के अंदर है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है या फिर तबीजी अजमेर के अंदर है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपके? तबीजी अजमेर के अंदर है ना। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपके? तबीजी अजमेर के अंदर आता है। प्रश्न आपसे पूछा है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है? भाई यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ी करते हैं बहुत से विद्यार्थी। क्या गड़बड़ी करते हैं? यहाँ पर सूरतगढ़ गंगानगर की जगह आपके दुर्गापुरा जयपुर करके आ जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर दुर्गापुरा जयपुर करके आ जाते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है ना। वो क्या करते हैं? दुर्गापुरा जयपुर करके आ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सूरतगढ़ गंगानगर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करके आना है भैया। क्या करके आना है? ऑप्शन सी करके आपको आना है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। ठीक है, चले आगे। जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर आता है भैया। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बताओ, चंबल है क्या, बाणगंगा है, कातली है या फिर कोई नहीं होगा? भाई चूरू आप पढ़ते हैं, चूरू, और एक जिला आप पढ़ते हैं बीकानेर, है ना। कौन सा जिला? बीकानेर आप पढ़ते हैं। ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। क्या है? कोई सी भी नदी जहां पर प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा? कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है। चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके डियर, तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, क्लास आपको कैसी लगी है? सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको एक या दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे इस क्लास में से। क्लास को करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर, है ना। व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको सबको लगाना है, कहीं पर भी जो है आपको सोशल मीडिया पर स्टेटस आपको लगाना है, स्टोरी आपको लगाना है। ओके डियर, चैनल पर पहली बार आप हैं तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आपको बताना है, प्यारा सा कमेंट आपको करना है। ओके डियर, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।